नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। आज हम विलयन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विलयन के अनुसंख्यक गुण को पढ़ेंगे। बोर्ड में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलयन के अनुसंख्यक गुण। देखो फिर से समझो क्या होते हैं विलयन के अनुसंख्यक गुण। विलयन के जो भौतिक गुण विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर या विलयन के विलय के मोल प्रभाव पर निर्भर करते हैं, उन्हें विलयन के अनुसंख्यक गुण कहते हैं। देखो कैसे, अब मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूं किस तरीके से ये डिपेंड करते हैं। ये समझो, ये कोई विलय पदार्थ है, ठीक है, ये क्या है विलय, और इसको आपने डाला किसी विलायक में, ये कोई विलायक है और क्या बन जाएगा विलयन बन जाएगा। ये बन गया विलयन। अब इस विलयन के जो भी भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण जैसे इसका स्वाद या कलर, ये भौतिक गुण होते हैं, ठीक है ना। ये डिपेंड करते हैं भौतिक गुण किस पर, भौतिक गुण किस पे डिपेंड करेंगे, सीधे सीधे डिपेंड करेंगे विलय के कणों की संख्या पर। जो विलय पदार्थ है जो मिलाया आपने, इसके कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, कणों की संख्या पर, या विलय के मोल प्रभाव पर, इस पे डिपेंड करते हैं। यही कहलाते हैं विलयन के अनुसंख्यक गुण, ठीक है ना। अब विलयन के जो अनुसंख्यक गुण होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। आपके कोर्स में ये चारों हैं, इनको क्रम से पढ़ेंगे और चारों के ऊपर निर्भर है। कौन कौन से आपको देखने हैं। नंबर 1 प्रासरण एवं प्रासरण दाब, नंबर 2 वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, नंबर 3 क्वथनांक का उन्नयन और नंबर 4 हिमांक का अवनमन। तो ये कौन से गुण है आप इसमें अनुसंख्यक गुण। तो शुरुआत करते हैं प्रासरण एवं प्रासरण दाब से। सबसे पहले आप देखो ये है प्रासरण। अब आपको प्रासरण दाब पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझना होगा प्रासरण होता क्या है। तो आइए समझते हैं प्रासरण को। देखो परिभाषा देख लेते हैं पहले। परिभाषा क्या है इसकी, जब शुद्ध विलायक, देखो यहां बात कर रहे हैं विलायक की, जैसे जल के अणु अधपारगम्य झिल्ली के माध्यम से तनु विलयन कम सांद्रण से सांद्र विलयन अधिक सांद्रण की ओर स्वयं प्रवाहित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रासरण कहते हैं। अब देखो एक बात समझो, ये कोई तनु विलयन है, ठीक है ना, और इसके बीच में लगा दी अधपारगम्य झिल्ली, और ये है सांद्र विलयन जिसका अधिक सांद्रण होता है। तो तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन को और अधपारगम्य झिल्ली में से होकर चले जाते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं प्रासरण। नहीं समझ में आया, अब समझो। देखो प्रासरण होता क्या है, एक बार प्रासरण भी आप समझ लीजिए। प्रासरण देखो होता क्या है प्रासरण। अब ये देखो, ये आपने कोई विलयन लिया, क्लियर, इसके इधर की तरफ तो है विलायक यानी कि जल ले लिया आपने, ये जल के अणु है, और इसके बीच में लगा दिया आपने अधपारगम्य झिल्ली, ये अधपारगम्य झिल्ली आपने लगा दी। अधपारगम्य झिल्ली उसको कहते हैं जिसमें से विलायक के कण तो निकल जाते हैं, विलय के नहीं निकल पाते, ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं अधपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और ये लगा दिए, ये लिया आपने इसमें विलयन आपको, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये जो विलायक के कण है ये इस अधपारगम्य झिल्ली में से विलयन की ओर चले जाते हैं, क्या जाएंगे हमेशा विलायक के कण यानी कि जल के कण इधर को जाएंगे, तो इस जल का स्तर घट जाएगा और विलयन का स्तर बढ़ जाएगा। देखो जल का स्तर घट गया और विलयन का स्तर बढ़ गया, इसी क्रिया को कहते हैं प्रासरण क्रिया। अब समझ में आ गया। तो प्रासरण क्रिया क्या होती है कि अगर अधपारगम्य झिल्ली लगाई जाए विलयन और विलायक के बीच, तो विलायक के कण विलयन में आ जाते हैं और विलायक का स्तर घट जाता है, विलयन का बढ़ जाता है, यही क्रिया कहलाती है प्रासरण। अब तो समझ में आ गया प्रासरण। प्रासरण की क्रिया क्या होती है, विलायक के अणुओं का विलयन के अणु में जाना, क्लियर बात। या ये भी कह सकते हैं तनु विलयन जो होता है ना, तनु विलयन वो
कम सांद्रण होता है इसका, यानी कि हल्का सा हल्कापन होता है, और जो सांद्र विलयन होता है वो गाढ़ा होता है। तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कण जाते हैं। यही डेफिनेशन में बताया था। एक बार फिर डेफिनेशन देख लो, यही थी। ये देखो आप, अब देखो, जब शुद्ध विलायक, जल की बात हो रही, जैसे जल के अणु अधपारगम्य झिल्ली, अभी बताया ना, अधपारगम्य झिल्ली अगर लगा दे के माध्यम से तनु विलयन, देखो जिसका सांद्रण कम है, से सांद्र विलयन जिसका सांद्रण अधिक है, की ओर स्वयं प्रवाहित होते हैं, अपने आप ही प्रवाहित हो जाए, इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रसरण कहते हैं। अब तो समझ में आ गया प्रसरण। एक आएगा विसरण। एक क्या होता है? विसरण। विसरण में क्या होता है? अब आपने ये ले लिया, कोई जल ले लिया, ये जल है। अब विसरण और प्रसरण में अंतर देख लेना। ये जल है, जल के अंदर आपने ये लिया KMnO4 मिला दिया, कोई विलयन लिया KMnO4 का, किसका? KMnO4। ये होता है बैंगनी रंग का। कैसे होता है ये? तो ये जो विलयन के कण, विलयन है इसके कण इस जल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? विलयन में, जल में आ जाएंगे, और जल भी धीरे धीरे बैंगनी रंग का होने लगेगा, और जब तक आएंगे जब तक एक दोनों के दाब बराबर ना हो जाए। ठीक है ना? तो ये भी कैसा हो जाएगा? हल्का बैंगनी हो जाएगा, और ये क्रिया कहलाएंगी विसरण। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के अणु समान गति से क्रिया कर रहे हैं, विलय के भी और विलायक के भी। विसरण में दोनों कण गति करते हैं। विलायक के कण तो जाएंगे इसके अंदर, और विलय के कण आएंगे इसके अंदर। तो विसरण में दोनों के अणु गति करते हैं, लेकिन प्रसरण में क्या होता है? हमेशा विलायक के कण विलयन में जाते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? तो विसरण में और प्रसरण में यही अंतर है। अब नेक्स्ट देखो, अब समझते हैं प्रसरण दाब किसे कहते हैं। आपका टॉपिक है प्रसरण दाब, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रसरण दाब को समझिए। जब किसी विलयन को अधपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से अलग किया जाता है, तब प्रसरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम बाह्य दाब प्रसरण दाब कहलाता है। अब समझो क्या कहा इसने। देखो, ये इसमें ले लिया कोई विलयन, ये क्या लिया है? विलयन लिया, ये लिया विलयन, ठीक है ना? इसके अंदर ये विलयन है, और इधर ले लिया विलायक यानी कि जल। एक तरफ लिया क्या? विलयन, और दूसरी तरफ क्या लिया? जल। क्लियर? अब होता क्या है, इसके बीच में जैसे ही अधपारगम्य झिल्ली आपने लगाई, ये विलायक के कण इस विलयन में आना शुरू हो जाएंगे। विलायक के कण कहाँ आना शुरू हो जाएंगे? विलयन में। तो जल का स्तर घटना चाहिए, जल का स्तर घटेगा, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहे हैं, जल के अणु इसके अंदर जा रहे हैं विलयन के। अगर जल का स्तर ना घटे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर से कोई दबाव लगाना पड़ेगा, ताकि इस विलायक के कण इस विलयन में ना पहुंच सके। इधर विलयन के ऊपर दाब लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा? यहाँ, ताकि यो जो स्तर है जल का, यो इतना ही रहे, घटे ना। ये तो काम करना पड़ेगा। तो जो यो दाब लगाया, यही क्या कहलाएगा? प्रसरण दाब। यानी कि प्रसरण की क्रिया रोकनी, विलायक के कण इसके अंदर ना आए। समझ में आ गया? तो प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए जो विलयन पर दाब लगाया जाता है बाहर से, वही प्रसरण दाब कहलाता है। यानी कि प्रसरण की क्रिया ना हो पाए। प्रसरण की क्रिया होती क्या है? विलायक के अणु कहाँ जाते हैं? विलयन में। और अगर आप प्रसरण की क्रिया को रोकना चाहते हैं तो विलयन पे कोई बाहर से दाब लगाना होगा। जितना दाब आप लगाएंगे आवश्यक, वही क्या कहलाएगा? प्रसरण दाब। अब देख लो, डेफिनेशन में यही कहा था, आप डेफिनेशन फिर देख लो, ये रहा। जब किसी विलयन को अधपारगम्य झिल्ली द्वारा, देखो अधपारगम्य झिल्ली लगाई, शुद्ध विलायक से अलग किया जाता है, ये विलायक अलग हो गया, विलयन अलग हो गया, तब प्रसरण को रोकने के लिए, जैसे ही अधपारगम्य झिल्ली लगाएंगे तो प्रसरण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाहर से दाब लगाया जाता है विलयन के ऊपर, हमेशा दाब कहाँ लगाते हैं? विलयन के ऊपर लगता है। ये भी ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में आपको करना है। दाब कहाँ लगेगा? विलयन के ऊपर।
लगाया गया न्यूनतम बाह्य दाब परासरण कहलाता है और इसका सूत्र बनेगा P बराबर H गुना D, ताकि ये परासरण की क्रिया ना हो पाए। जहां P तो रहेगा परासरण दाब, H रहेगा द्रव स्थायित्व दाब की ऊंचाई और D रहेगा विलयन का घनत्व। इतना दाब की जरूरत पड़ती है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए। मुख्य बात क्या होती है, यह दाब परासरण को रोकने के लिए लगाया जाता है, पहली बात। दूसरा, इसे केवल विलयन की ओर लगाया जाता है, विलयन पर लगाया जाता है, ना कि विलायक पे। क्लियर बात। नंबर तीसरा, यह विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है कि विलयन की सांद्रता कितनी है, कम है या ज्यादा है। अब आपने एक बात देखा होगा, अगर आप टमाटर को नमक के पानी में रख देंगे, टमाटर को कहाँ के में रख दिया, नमक के घोल में रख दिया, तो जो टमाटर का पानी होता है वो उसकी सांद्रता कम हो गई और जो आपने नमक का घोल बनाया उसकी सांद्रता ज्यादा हो गई, तो टमाटर का पानी कहाँ में आ जाएगा, नमक के घोल में आ जाएगा और टमाटर पिचक जाएगा। ये तो बात समझ में, ये क्या हुई, परासरण की क्रिया हुई। या परासरण का एक अन्य उदाहरण ये भी होता है कि अगर आप किशमिश को भिगोते हैं पानी के अंदर, तो आपने देखा होगा किशमिश फूल जाती है, फूलती है नहीं फूलती, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जल जो अणु होते हैं वो किशमिश में चले जाते हैं, इसलिए किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। तो ये एक परासरण की क्रिया हो रही है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये हुआ परासरण दाब। अब तो परासरण दाब समझ में आ गया, हर किसी की समझ में आना चाहिए। परासरण दाब कहाँ लगाया जाता है बताओ, विलयन के ऊपर, ना कि विलायक के। और परासरण दाब किसको रोकने के लिए लगाया जाता है, परासरण की क्रिया को। परासरण होता क्या है, परासरण किसे कहते हैं, अभी समझाया मैंने आपको। विलायक के अणु कहाँ ना जा पाए, विलयन में ना जाए, या विलयन में जाते हैं, वो परासरण क्रिया होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये समझो, ये देखो एक उदाहरण से और समझ लो। ये लिया, इसके अंदर कोई लिया है जल, ठीक है, और यहां लगा दी अपारगम्य झिल्ली, इसमें जल लेकर इसके अपारगम्य झिल्ली लगा दी और इसके अंदर बच दिया कोई विलयन, ये कोई इसके अंदर है विलयन, और ये है जल, और ये लगा दी अपारगम्य झिल्ली। तो अब क्या होता है, परासरण की क्रिया शुरू हो जाएगी, परासरण की क्रिया शुरू हो जाएगी और ये जल इस विलयन में जाएगा, तो इसका स्तर यहां था तो अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, देखो ये बढ़ गया, तो परासरण की क्रिया हो गई। अगर ये परासरण की क्रिया रोकनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस विलयन पर बाहर से कोई दाब लगाना होगा जिससे कि ये परासरण की क्रिया रुक जाए, तो यही दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। तो आपको अच्छे से परासरण भी समझ में आ गया और परासरण दाब भी समझ में आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब परासरण दाब के ऊपर कुछ नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। सबसे पहले बायल वांट हाफ नियम, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। अब सबसे पहले बायल का नियम समझो, इसने क्या कहा था, इसने कहा था अगर ताप को स्थिर रखा जाए, यानी कि टेम्परेचर स्थिर रहना चाहिए, जिस टेम्परेचर पे आप कर रहे हैं क्रिया वही टेम्परेचर रहने चाहिए। देखो क्या कहा, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, जो परासरण दाब होता है उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। देखो क्या कहा, ये इसे या तो पाई से प्रदर्शित करते हैं या पी भी कह सकते हैं, पी समानुपाती सी, सी कहते हैं सांद्रता को, सी किसको कहते हैं, सांद्रता के समानुपाती होता है। जितनी ज्यादा सांद्रता उतना ज्यादा परासरण दाब, जितनी कम सांद्रता उतना कम परासरण दाब। समझ में आ गया। तो जितनी ज्यादा, क्योंकि इसके बिल्कुल समानुपाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सरल भाषा में हम समझते हैं, यदि तापमान समान रखा जाए और विलयन की सांद्रता बढ़ाई जाए, टेम्परेचर नहीं, क्या बढ़ाई जाए, सांद्रता बढ़ाई जाए, तो परासरण दाब भी बढ़ जाता है, परासरण दाब भी बढ़ जाएगा। देखो कैसे, अगर आपने लिया है, ये कम सांद्रता है, किसी विलयन की सांद्रता कम है, ये नमक का घोल लिया आपने, इसमें जल की मात्रा ज्यादा है और नमक कम है, तो सांद्रता कम हुई, तो परासरण दाब भी कम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा नमक मिला दिया तो इसकी सांद्रता बढ़ गई, विलय की मात्रा बढ़ाई तो सांद्रता बढ़ गई, तो सांद्रता बढ़ गई तो परासरण दाब भी बढ़ जाएगा। क्या यही बताया था कि उसके समानुपाती का मतलब यही है, अगर सांद्रता बढ़ेगी तो परासरण दाब भी बढ़ेगा।
क्लियर बात समझ में आ गई। अब ये क्या है, सूत्र इसका क्या बन जाएगा, P बराबर CRT, ये सूत्र होता है। और इसी सूत्र से पाई भी कह सकते हैं इसके, पाई बराबर CRT या P भी लिख सकते हैं। इसी फार्मूले से आपके न्यूमेरिकल निकलने हैं, जहां पाई कहते हैं प्रसरण दाब को, और C होता है मोलर सांद्रता, R होता है गैस नियतांक, और T होता है परम ताप। क्लियर बात समझ में आई। तो ये नियम आपसे पूछा जाता है, बॉयल वान हाफ नियम क्या है, नियम लिखो और सीधा सीधा ये इसका सूत्र लिख दो। समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है चार्ल्स वांट हाफ नियम, इसको भी समझो। चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या है, ये कहा है अब क्या स्थिर करना है, सांद्रता। अगर सांद्रता स्थिर रहे, पहले वाले नियम में क्या बताया था उसने, टेम्परेचर स्थिर रहे तो परासरण दाब किस पर निर्भर करता है, सांद्रता पर। लेकिन इसने क्या कहा, अगर सांद्रता स्थिर रहे, किसी विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। अगर सांद्रता ना घटाई बढ़ाई जाए तो अब जो परासरण दाब होता है P, वो समानुपाती है होता है T के। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो परासरण दाब भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो परासरण दाब भी घटेगा। ये नियम किसने कहा, चार्ल्स वांट हाफ नियम। अब देखो, यदि विलयन की सांद्रता समान रखी जाए, सांद्रता ना बढ़ाई या घटाई जाए, और टेम्परेचर को बढ़ाया या घटा जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो परासरण दाब भी बढ़ जाएगा, यानी कि ताप कम परासरण दाब कम, द्रव स्तंभ की ऊंचाई कम हो जाएगी टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो अतः ताप बढ़ाने पर परासरण दाब भी बढ़ता है, और ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या ध्यान रखोगे इसे। सांद्रता स्थिर, ताप बढ़ जाता है, परासरण दाब भी बढ़ जाता है। ये होता है चार्ल्स का, ये इन नियम पे से आते हैं। और एक लास्ट नियम जो कि है तनु विलयन की वांट हाफ समीकरण, ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इस नियम को भी देख लो, तनु विलयनों में परासरण दाब मोलर सांद्रता देखो C पे तथा परम ताप के बीच जो भी संबंध, जिस समीकरण के द्वारा संबंध दिखाते हैं, किस किस में, परम ताप में और टेम्परेचर में और C में, जो भी हम संबंध जिस समीकरण से दिखाएंगे उसे ही कहते हैं विलयन, तनु विलयनों की वांट हाफ समीकरण। और ये समीकरण कौन सी होती है, पाई बराबर CRT कह दो या P बराबर CRT कह दो, ये होती है कौन से, वांट हाफ समीकरण। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, PV बराबर NRT। अब ये बताओ ये कैसे आई, C क्या है, C क्या है, देखो C क्या है, मोलर सांद्रता। C क्या है, मोलर सांद्रता। मोलरता का सूत्र क्या होता है, देखो अगर इस सूत्र में C की जगह अगर मैं मोलरता का सूत्र खोल दूं तो ये हो जाता है P बराबर W/M गुना V काय में होता है, लीटर में, और ऊपर क्या है RT। ये तो होता है मोलरता का सूत्र, ठीक है ना। V को यहां ले गए तो क्या हो जाएगा, PV बराबर W/M RT, और W/M क्या होता है, N मोल। तो आ गया ही नहीं यही। तो इस फार्मूले से और इस फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। तो ये होती है तनु विलयनों की वांट हाफ समीकरण, ठीक है ना। तो अब ये देखो फिर क्या कहा था, यदि सांद्रता या ताप बढ़े तो परासरण दाब भी बढ़ जाता है। या तो सांद्रता बढ़ जाए जब परासरण दाब बढ़ जाएगा, या ताप बढ़े जब परासरण दाब बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो सांद्रता बढ़े या ताप बढ़े, परासरण दाब भी बढ़ जाता है। इस तरीके से ये हुआ आपका पूरा का पूरा परासरण दाब, और उसके ऊपर जो नियम है ये आपने इसमें पढ़े, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, ठीक है।